हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, जब भी हम किसी साल किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे किसी लैंड, किसी बिल्डिंग, फ्लैट, कोई ऑफिस, कोई शॉप, जब हम इनको सेल करते हैं तो हमको कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है और इस इनकम पर हमको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। ये बात तो सभी को पता होती है, पर इस कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन में अक्सर काफी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं जिनका आंसर हमको कहीं नहीं मिलता। जैसे कि उस प्रॉपर्टी की आखिर परचेज डेट क्या होगी, उस प्रॉपर्टी की सेलिंग डेट क्या होगी, जब हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ट्रांसफर एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करेंगे जिससे हमारा कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माना जाता है, इसका बेनिफिट कैसे लिया जाए जिससे हम अपने कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर पाए। जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर वो प्रॉपर्टी जिसको हमने ट्रांसफर किया है वो हमने लोन लेकर परचेज की थी तो उस लोन की जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम उस इंटरेस्ट का क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर जो प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमको गिफ्ट में मिली थी, वसीयत के थ्रू मतलब विल से मिली थी, इनहेरिटेंस में मिली थी, वो प्रॉपर्टी हमारी पेरेंटल मतलब पैतृक प्रॉपर्टी है अगर वो हमारी, तो उस केस में उसको ट्रांसफर करने से जो हमको कैपिटल गेन टैक्स होता है उस पर क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारे प्रैक्टिकल इश्यूज को आज के इस वीडियो में हम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइस, वीडियो देखते टाइम अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे, समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि जब भी हम किसी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हैं तो हमको कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है और इस इनकम पर फिर हमको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। तो जो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि लैंड या प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर, कोई बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, इनकम टैक्स एक्ट में इसको कैपिटल एसेट माना जाता है। और जब हम इस कैपिटल एसेट को सेल करते हैं मतलब हम जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करते ही हमारी कैपिटल गेन की इनकम अराइज हो जाती है और फिर हमें उसको उस पर टैक्स पे करना होता है। जैसे कि लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी हमने 1 जनवरी 2008 में परचेज की, उस प्रॉपर्टी को हम 8 मार्च 2026 में सेल करते हैं। तो इस केस में जैसे ही मार्च 2026 में उसको सेल करेंगे हमारी कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी। और किस फाइनेंशियल ईयर में ये इनकम हमको अराइज हुई है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 में हमें उस कैपिटल गेन इनकम पर टैक्स को पे करना होगा। तो अब इस कैपिटल गेन की इनकम को आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस प्रॉपर्टी को सेल करने पर आपको जो सेलिंग कंसीडरेशन रिसीव होता है आपको वो लिख लेना होता है। इसमें से उस प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो भी आपके ट्रांसफर करने पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंडिचर को माइनस कर देती हैं। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जैसे कि अगर वो प्रॉपर्टी आपने ब्रोकर के थ्रू सेल की है तो ब्रोकरेज या कमीशन फीस जो भी आप पे करेंगे वो माइनस हो जाएंगे। अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस, कोई वकील की फीस पे कर रहे हैं तो वो भी माइनस हो जाएगी। अगर आप सेलर आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, वैसे तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो बायर पे करता है, बट अगर आपने उसको बियर किया है तो इस वाले केस में आप भी उसको माइनस कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी तो लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंडिचर्स भी माइनस हो जाएंगे। अगर वो प्रॉपर्टी पर टेनेंट ने कब्जा कर लिया था तो उस प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए, वेकेंट कराने के लिए आप जो कंपनसेशन पे करते हैं वो भी ट्रांसफर एक्सपेंडिचर माना जाता है और आपके सेल कंसीडरेशन में से माइनस हो जाता है। उसके बाद में आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया जाता है। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, तो प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस, प्रॉपर्टी आपने जितने प्राइस में परचेज की थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम आपने जो स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए होते हैं वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होते हैं। जो ब्रोकरेज और कमीशन पे किया होता है, कोई लीगल और डॉक्यूमेंटेशन
चार्जेस जो आपने पे किए होती हैं वो भी इसमें ऐड हो जाती हैं। अगर कोई अलॉटमेंट ऑफ बुकिंग चार्जेस आपने पे किए होते हैं, जो टोकन मनी आप पे करते हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होता है। अगर वो प्रॉपर्टी आपने लोन लेकर परचेज की थी और उस लोन की जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, तो ये जो इंटरेस्ट है जो आपने पे की है, ये भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाता है, प्रोवाइडेड इस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपने पहले कभी क्लेम ना की हो। जैसे क्या होता है ना कि हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में हमने जो लोन लिया होता है, उस लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन हमको मिल जाती है। तो अगर इस इंटरेस्ट की डिडक्शन आप पिछले सालों में ले चुके हैं, तब तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपने पहले कभी नहीं ली अपने ITR को फाइल करते टाइम, तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो इतने सालों की जो भी इंटरेस्ट आपने पे की होती है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाती है, जिससे क्या होता है, आपका कैपिटल गेन कम हो जाता है। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है प्रॉपर्टी की, ये भी माइनस हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्क्रूटनी इस वाले केस में अराइज होती है, जो AO है क्वेरी, इसके लिए सबसे ज्यादा सेंड करता है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी में जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर करती है, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन जाता है। जैसे कि जब आप प्लॉट को परचेज कर रहे हैं, तो उस प्लॉट में जब आप बाउंड्री खड़ी करवा रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने क्या किया है, कोई घर परचेज कर लिया है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर था, आप उसमें फर्स्ट फ्लोर बनवा रहे हैं, सेकंड फ्लोर बनवा रहे हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने 2 रूम का घर लिया था, उसमें 2 रूम और बनवा रहे हैं, तो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन जाएगा। आपने पुराना घर लिया था, या आपका खुद का पुराना घर है, उस घर को आप क्या करवाती हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसको तोड़वा कर नए सिरे से बनवा रहे हैं। किचन है, किचन को मॉड्यूलर करवा रहे हैं, जो फर्श है उसमें नई टाइल्स लगवा रहे हैं, सीलिंग का वर्क करवा रहे हैं, अच्छा इंटीरियर करवा रहे हैं, तो ये भी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन जाती हैं। ओके, घर में लिफ्ट लगवा रहे हैं, ये भी तो मेजर रिनोवेशन अगर आप अपने घर में करवाते हैं, कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर बनवा लिया, सेकंड फ्लोर, या उसमें रूम्स बढ़वा लिए, ठीक है, और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस तरह का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट बन जाता है। तो जब भी आप अपने घर में इस तरह का पैसा लगवाते हैं, तो आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, प्रॉपर बिल्स रखने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। आप बैंक से जो पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं इस पेमेंट के लिए, उन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास आप फोटो लेकर रख लें कि पहले आपकी बिफोर और आफ्टर, पहले प्रॉपर्टी इस तरह से थी, आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बाद में प्रॉपर्टी की जो फोटो है वो ये है। तो ये रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो आपके सेल कंसिडरेशन में से माइनस हो जाते हैं, जिससे आपका कैपिटल गेन कम हो जाता है। और AO यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेरी करता है, वो आपसे प्रूफ मांगता है कि आप प्रूफ दीजिए अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। अब क्या होता है कि काफी सारे लोगों के पास में इन खर्चों का रिकॉर्ड नहीं होता, वो कैश में पेमेंट करते जाते हैं और इसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है उसके पास जाके अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा सकते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है, तो ये एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपका ज्वेलरी हो, शेयर्स हो, तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की रिपोर्ट आपको देती हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, आपको बैंक लोन लेना हो, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के काम आती है, और आपकी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड मैटर में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होती है उनकी रिपोर्ट जो है इस तरह से काम आ जाती है। तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिपोर्ट ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आपके पास रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट होती है, आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्लेम कर लेते हैं, फिर भी AO आपसे प्रूफ मांग सकता है। तो सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास हमेशा होने चाहिए, और जितना जेन्युइन है ना, आपको उतना ही अमाउंट माइनस करना चाहिए। ज्यादा ओवर आपने उसको माइनस कर दिया अपने कैपिटल गेन को कम करने के लिए, तो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो इस तरह से सेल कंसिडरेशन में 3 तरह के एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इनको माइनस करने के बाद में जो इनकम आती है वो होती है हमारी कैपिटल गेन की इनकम। अब ये जो कैपिटल गेन की इनकम है, ये 2 तरह से हो सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
हो सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग क्लासिफाई करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो टैक्स रेट अलग होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो टैक्स रेट अलग होती है। अब शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? तो इसके लिए आपको चेक करना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब आपने उस प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए अपने पास होल्ड किया। लेट्स सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी है वो परचेज की 1 जनवरी 2008 में और उस प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं 24 मार्च 2026 में। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी को अपने पास कितने टाइम के लिए रखा? 1 जनवरी 2008 से 24 तारीख को तो आपने ट्रांसफर कर दी, इससे जस्ट एक दिन पहले मतलब 23 मार्च 2026 तक आपने इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा। तो ये जो पीरियड है ये हो जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो अगर आपने इसको प्रॉपर्टी को 24 महीने मतलब 2 साल भी अपने पास नहीं रखा, उससे पहले ही आपने सेल कर दिया, तो ये जो गेन होता है वो हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट 24 मंथ्स मतलब 2 साल के लिए तो अपने पास रख देते हैं, इसके बाद में आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इस पर आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। मतलब ये जो गेन होगा, ये जो इनकम होगी आपकी वो अदर इनकम के साथ ऐड हो जाएगी। और जो स्लैब रेट होती है, ओल्ड टैक्स रेजिम होती है, स्लैब रेट्स अलग होती है, न्यू टैक्स रेजिम होती है, स्लैब रेट्स अलग होती है। तो इस स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपका जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब आपने प्रॉपर्टी को 2 साल के लिए होल्ड किया, उसके बाद में आपने सेल किया, तो उस वाले केस में आपका जो गेन निकलता है उस पर आपको फ्लैट 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपने कब एक्वायर की, वो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 से पहले की परचेज कर रखी है, ठीक है, 23 जुलाई 2024 से पहले आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की है, तो आपको एक बेनिफिट दिया जाता है। आपसे बोला जाता है आप एक काम करो, इस तरह से अपना कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट करके रख लो, इसके साथ आप फिर से कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। कैसे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करो और वो जो कैपिटल गेन आता है उस पर 20% की रेट से टैक्स निकाल लो। अब ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स विच एवर इज लोअर, जो भी कम आ रहा है वो कम टैक्स आप पे कर दो। लेकिन ये बेनिफिट किसको मिलेगा? जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में परचेज करते हैं और फिर उसको कभी भी सेल करते हैं, तो उस केस में आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फ्लैट 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होगा। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने एक प्रॉपर्टी मतलब एक घर परचेज किया था। कब परचेज किया? 1 मई 2008 को, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर 8-9। कितने में परचेज किया था? 10 लाख रुपए में, मतलब ये प्रॉपर्टी की क्या हो गई? परचेज प्राइस। अब इन्होंने क्या किया? फर्स्ट फ्लोर और उस पर कंस्ट्रक्ट करा लिया। कितना खर्चा किया इसमें? 4 लाख रुपए का। मतलब ये क्या हो गई इनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? फाइनेंशियल ईयर 10-11। उसके बाद में इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 14-15 में क्या किया? उस पर सेकंड फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करा लिया। कितने का खर्चा किया उसमें? 7 लाख रुपए का। तो ये भी उनकी क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? 24 मार्च 2026 को, मतलब किसमें? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इन्होंने वो जो घर है वो पूरा 50 लाख रुपए में बेच दिया। जब उन्होंने सेल किया तो उनके जो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर थे उसमें हो गए थे 50,000 रुपीज के, ठीक है। तो ये इनकी जो इनकम है क्या हो गई? कैपिटल गेन की इनकम। कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुई थी? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो पहले हम कैपिटल गेन इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? 50 लाख रुपए का उनको जो था सेल कंसिडरेशन रिसीव हुआ था, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे 50,000 रुपए के, नेट अमाउंट उनको कितना रिसीव हुआ? 49,50,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकी कितनी थी? 10 लाख रुपीज की। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उन्होंने 2 बार कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुई थी, पहले 4 लाख रुपए का खर्चा किया था, फिर 7 लाख रुपए का, मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी हो गई? 11 लाख रुपए। 50 लाख में से ये 3 एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, इनकी कैपिटल गेन की इनकम कितनी हो जाएगी? 28,50,000 रुपए। अब हमको देखना होगा कि ये जो इनकम है वो इनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है। क्यों? क्योंकि अब हमको टैक्स को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 2008 में परचेज किया था और हमने इसको सेल किया 2026 में, मतलब 2 साल से ज्यादा है। तो हमारी ये जो
कैपिटल गेन है वो कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे लगेगा, जो भी आपका गेन आया है कितना 28,50,000, इस पर आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होगा, मतलब 3,56,250, 3,56,000 रुपए का इनका कैपिटल गेन टैक्स निकल कर आ रहा है। ठीक है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये इन्होंने कब परचेज की थी, 2008 में, मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की थी। तो यहाँ पर जब आप टैक्स को कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप अपने कैपिटल गेन को फिर से कैलकुलेट कर लो, कैसे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर। तो जो प्रॉपर्टी का सेल प्राइस था 50 लाख, इसमें से 50,000 के ट्रांसफर एक्सपेंडिचर माइनस करके नेट सेल कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ था, 49,50,000। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखिए इंडेक्सेशन क्या होता है, जब हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी फाइनेंशियल ईयर 8-9 में, तब वो प्रॉपर्टी हमने 10 लाख रुपए की परचेज की थी, लेकिन जब हम उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू देखें, आज की कीमत देखें, तो वो 10 लाख रुपए की नहीं होगी बल्कि 10 लाख से काफी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 8-9 से अब तक महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ती है और महंगाई के साथ साथ जो रुपए की कीमत है वो भी कम होती है। तो जब हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, उस प्रॉपर्टी की कीमत को जब हम आज की डेट में, जिस दिन हम प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तब लेकर आते हैं महंगाई का एलिमेंट इंक्लूड करके, तो उसको बोला जाता है इंडेक्सेशन। मतलब हम इंडेक्सेशन कर कर लेकर आ रहे हैं, महंगाई का एलिमेंट इंक्लूड कर कर लेकर आ रहे हैं। तो 10 लाख रुपए की जब हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, ठीक है, उस टाइम का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो क्या था, फाइनेंशियल ईयर 8-9 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 137 का, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 376 का। ठीक है, तो पहले हम इसको 137 से डिवाइड कर देंगे। 10 लाख का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस टाइम पे क्या था, 137, आज की डेट में क्या है, 376। तो इस तरह से मतलब 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आ रही है 27,44,526 रुपए की, उसकी आज की कीमत है महंगाई का एलिमेंट इंक्लूड करके। तो ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये क्या होता है, सीबीडीटी टाइम टू टाइम इसको नोटिफाई करती है। गूगल पर जब आप सर्च करेंगे आपको आसानी से सालों के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं इंडेक्सेशन करने के लिए यूज में आते हैं। उसके साथ में फिर हमने कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया। अब इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसका भी इंडेक्सेशन कर लेंगे, उसमें भी हम महंगाई का एलिमेंट इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारा 4 लाख रुपए का था और सेकंड था हमारा 7 लाख रुपए का। तो उस टाइम का हम CII जब दिखेंगे, पहला था फाइनेंशियल ईयर 10-11 में हमने जब 4 लाख रुपए खर्च किए थे, तब उसका CII था 167। फिर हमने फाइनेंशियल ईयर 14-15 में जब 7 लाख रुपए इंप्रूवमेंट में खर्च किए थे, तब CII था 240। ठीक है, तो हम इसी तरह से सेम वे में दोनों कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स्ड कर लेंगे। 4 लाख को 167 से उस टाइम के CII से डिवाइड करेंगे और आज के CII से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 लाख हो रहे हैं आज की डेट में 9 लाख रुपए। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो उस टाइम पे हमने 7 लाख रुपए खर्च किए थे 240, उस टाइम के CII से डिवाइड करके आज के CII से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 लाख की कीमत हो रही है 10,96,000 अप्रोक्स। ठीक है, तो जो सेल प्राइस था, नेट सेल कंसिडरेशन था 49,50,000, उसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो कैपिटल गेन है इंडेक्सेशन के साथ में वो आ रहा है 2,08,208। अब ये जो कैपिटल गेन है इस पर फ्लैट 20% की रेट से टैक्स लगाएंगे तो वो टैक्स निकल कर आ रहा है 41,642। तो बिना इंडेक्सेशन के साथ में जो टैक्स था वो हमारा निकल रहा था 3,56,000, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर जब हम टैक्स को निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 51,000 का। तो मिस्टर एक्स को यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा और मिस्टर एक्स यहाँ पर 41,000 समथिंग का जो है टैक्स बन रहा है वो पे कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो टैक्स है 41,000 का बन रहा है और वो इस वाली कैपिटल गेन पे बना है, तो ये हमारी कैपिटल गेन की इनकम है। तो ऐसा नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम ये ही होगी बिना इंडेक्सेशन के साथ में। हर केस में चाहे आपने प्रॉपर्टी कभी भी एक्वायर की हो, कैपिटल गेन की इनकम इसी तरह से निकालनी है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको तब दिया जाएगा जब आप टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका टैक्स कम बन रहा है तो ठीक है, आप ये टैक्स पे कर दो और अब इसका रोल खत्म। ओके, तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट को मैं आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि बिना इंडेक्सेशन का होगा कैपिटल गेन। दूसरा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हर किसी को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले
परचेज कर रखी है। दूसरा, आपका इंडिया का रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है और इंडिविजुअल और एचयूएफ होने चाहिए, मतलब नॉन रेसिडेंट है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आप कंपनी या फर्म है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमेशा स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ही, लैंड बिल्डिंग और बोथ के केस में ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप ज्वेलरी वगैरह या और किसी कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके अब देखिए, लेट सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी जो कि आपने सालों पहले की होल्ड कर रखी थी, ठीक है, लेट सपोज 40 साल 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी आपकी थी, अब आप उसको सेल करते हो, तो इस केस में जो कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है, जो कि अभी हमने समझी थी उस तरह से नहीं होता, बल्कि चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि लेट सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स ने क्या किया, सन 1980 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, लेट सपोज एक घर इन्होंने खरीद लिया था 1 लाख रुपए का। अब ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने मार्च 2026 में 1 करोड़ रुपए में इन्होंने सेल कर दिया। ओके अब कैपिटल गेन क्या होगा, 1 करोड़ सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, मतलब 1 करोड़ माइनस 1 लाख, देन आंसर इज नो। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो इस केस में उस पर्सन के पास ऑप्शन होता है कि वो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेगा और फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। अब लेट्स सपोज मिस्टर एक्स जब अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो 1 अप्रैल 2001 की उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू आती है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को किसमें बेनिफिट मिलेगा, 1 करोड़ माइनस 1 लाख या 1 करोड़ माइनस 10 लाख? ऑब्वियसली 10 लाख परचेज प्राइस, जितना ज्यादा परचेज प्राइस होगा उनका जो कैपिटल गेन है उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू उनकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके नाउ लेट सपोज मिस्टर एक्स ने यहाँ पर 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में खर्च कर दिए थे और यहाँ पर 2001 के बाद कभी 5 लाख रुपए यहाँ पर उन्होंने खर्च कर दिए थे उनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होंगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कैपिटल गेन इनकम के कैलकुलेशन में। तो केवल ये वाली जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 5 लाख रुपए उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। तो एक तो ये बेनिफिट मिल गया कि आप इस दिन की 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो ले लो, ठीक है, ये तो आपको बेनिफिट मिल गया। लेकिन एक लॉस भी है, इससे पहले की जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो सारी इग्नोर कर दी जाएंगी। तो इसके लिए एक बार हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल प्राइस था 1 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए नहीं बल्कि कितनी, 10 लाख रुपए 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख को कंसीडर नहीं किया, 1 अप्रैल 2001 के बाद के जो इंप्रूवमेंट थी वो ही ली जाएगी 5 लाख रुपए, 1 करोड़ माइनस 10 लाख माइनस 5 लाख, कैपिटल गेन इनकम कितनी हो गई, 85 लाख, ठीक है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाए तो प्रॉपर्टी कब होल्ड की थी, 1980 की प्रॉपर्टी थी, तो मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो टैक्स है वो क्या होता है, 85 लाख का फ्लैट 12.5%, कैपिटल गेन का फ्लैट 12.5%, मतलब टैक्स कितना निकल गया, 10,62,000 अप्रोक्स का, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी कब एक्वायर की थी, 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी हमने परचेज कर रखी थी, तो यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन वाला जो बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। कैपिटल गेन को फिर से कैलकुलेट करेंगे इंडेक्सेशन के साथ, सेलिंग प्राइस है 1 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर था वो कोई था नहीं, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इन दोनों को क्या कर लिया जाएगा, इंडेक्सेशन। ओके तो ये जो 10 लाख का परचेज प्राइस था वो कौन से ईयर का था, फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 की कॉस्ट ही तो हमने ली थी, तो 2001-2002 हो गया ना, तो उसका जो CII है वो होगा 100, ओके। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 का CII अभी हमने देखा था कितना, 376। तो 10 लाख रुपए की जो हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी आज की डेट में कीमत है 37,60,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 5 लाख वाला था, उसका हम उस साल का जब CII देखेंगे तो वो होगा 117। लेट्स सपोज हमने फाइनेंशियल ईयर 5-6 में
उस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट का खर्चा किया था 117, और आज का फाइनेंशियल ईयर 25-26 का CII है 376, तो ये हो गया 16,06,838। अब 1 करोड़ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, कैपिटल गेन कितना आ गया विद इंडेक्सेशन 46,33,162। ये वाला जो कैपिटल गेन है इस पे टैक्स रेट कितनी है 20%। ध्यान रखना विदाउट इंडेक्सेशन वाले में 12.5%, विद इंडेक्सेशन वाले में 20%। ठीक है, तो इसका 20% किया तो कितना आ गया 9,26,000। फायदा यहाँ पे क्या हुआ मिस्टर एक्स को, इस वाले कैपिटल गेन में फायदा हुआ, तो ये 9,26,000 रुपए का टैक्स पे कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की प्रॉपर्टी जो होती है 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको लेने का ऑप्शन आपके पास होता है, और फेयर मार्केट वैल्यू 99.99% केसेस में ज्यादा ही होगी। और 1 अप्रैल 2001 से पहले के जो इंप्रूवमेंट के खर्चे थे वो सारे इग्नोर कर दिए जाते हैं। ओके, तो काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि काफी साल पुरानी होती है, जिसकी कॉस्ट का हमको पता नहीं होता, तो हम 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमको गिफ्ट में मिली है, ठीक है, वसीयत के थ्रू मिली है, या फिर अपने आप खुद से इनहेरिटेंस में वो ट्रांसफर हो चुकी है, तो इस केस में कैपिटल गेन टैक्स के क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि उन्होंने 2002 में परचेज की थी 1 लाख रुपए की। ये इन्होंने क्या किया 2024 में अपने सन मिस्टर वाई को गिफ्ट कर दी। ये प्रॉपर्टी इन्होंने गिफ्ट कर दी, कब गिफ्ट की 2024 में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी मिस्टर वाई के पास गई, अब यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस के थ्रू किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो इस केस में इस ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं माना जाता, और जब कोई ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन इनकम अराइज नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में ट्रांसफर करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि इनकम टैक्स उसको ट्रांसफर नहीं मानता। ओके, अब मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई ने मार्च 2026 में इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। ठीक है, कितने में 1 करोड़ रुपए में। अब यहाँ पर मिस्टर वाई ने तो प्रॉपर्टी को सेल किया है, ठीक है, पैसों में बेचा है उस प्रॉपर्टी को, तो मिस्टर वाई के हैंड्स में यहाँ पर कैपिटल गेन इनकम जो है वो अराइज हो जाती है। ठीक है, अब ये कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सेल प्राइस ले लेंगे, तो सेल प्राइस कितना है 1 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद में ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेट्स सपोज नहीं है, अब ये क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनके हाथ में क्या है, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो इनको गिफ्ट में मिली थी। तो इस वाले केस में जब प्रॉपर्टी गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिलती है तो जो प्रीवियस ओनर होता है, उस प्रीवियस ओनर जिसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है, उसके हाथ में जो भी कॉस्ट होती है वो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने कितने में 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी को परचेज किया था, तो 1 लाख रुपए क्या हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने यहाँ पर खुद से उस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा किया। ओके, मिस्टर वाई ने जब उस प्रॉपर्टी को, जब प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट में मिली थी तो उसके बाद में उन्होंने 5 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा कर दिया था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो क्या होगी, तो वो भी यहीं से कंसीडर की जाएगी जो प्रीवियस ओनर ने जो खर्चा किया था और जो करंट ओनर है उसने जो खर्चा किया था, मतलब 5 और 2 7 लाख, तो 7 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और इस तरह से जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन इनकम है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, वो भी कहां से कैलकुलेट की जाएगी, तो वो भी प्रीवियस ओनर से ही जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, यहां से यहां तक की। मतलब ये क्या हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिलती है तो सारी कैलकुलेशन प्रीवियस ओनर से स्टार्ट हो जाती है जिसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, इसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इसके बाद में इंप्रूवमेंट के जितने खर्चे हुए हैं वो ले लिए जाएंगे और यहीं से ही पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी थी वो 1980 में परचेज की थी 1 लाख रुपए की।
इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने अपने बेटे मिस्टर बी को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर सी अपने बेटे को वो प्रॉपर्टी विल के थ्रू ट्रांसफर कर दी। मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर डी को वो प्रॉपर्टी, मिस्टर डी को इनहेरिटेंस में मिल गई, मिस्टर सी की डेथ हो गई और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी मिस्टर डी के बाद डी के पास आ गई। अब मिस्टर डी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। कब, मार्च 2026 में 1 करोड़ रुपए में। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर डी ने तो प्रॉपर्टी को सेल किया है, तो मिस्टर डी के हाथ में क्या है, कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी, उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। मिस्टर डी ने अपने बेटे को जो गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर ही नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। मिस्टर बी ने जो बिल में दी है, तो इनके हाथ में भी कोई ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पर भी कैपिटल गेन इनकम नहीं है। मिस्टर सी से जो मिस्टर डी को इनहेरिटेंस में गई है प्रॉपर्टी, ये भी ट्रांसफर नहीं है और यहाँ पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। ओके, मिस्टर डी ने तो अब क्या की है, सेल की है 1 करोड़ रुपए में, मिस्टर डी के हाथ में कैपिटल गेन इनकम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, प्रीवियस ओनर की जिसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, इन्होंने परचेज नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, प्रॉपर्टी को किसने परचेज किया था, इन्होंने, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। बट इन्होंने प्रॉपर्टी को कब परचेज किया था, 1980 में, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को ये क्या करेंगे, जो मिस्टर डी है, ये मिस्टर डी 1 अप्रैल 2001 की उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू है लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये अब इस प्रॉपर्टी की क्या ले ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, 10 लाख रुपीस। अब इससे पहले के जितने भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा और इसके बाद के जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इन्होंने कराया 2 लाख, इन्होंने कराया 5 लाख, वो सब कुछ इसमें ले लिया जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस तरह से कैपिटल गेन आ जाएगा, कैपिटल गेन इनकम आ जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो प्रीवियस ओनर से ही स्टार्ट हो जाएगी जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को परचेस किया था। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और टैक्स की कैलकुलेशन हमने सीखी ही थी, जो भी कैपिटल गेन आएगा उसका 12.5%, या फिर क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप फिर से इस कैपिटल गेन को कैलकुलेट करो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में। इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 10 लाख हो जाएगी और जो इंप्रूवमेंट है वो ये हो जाएंगी। इनके टाइम के, इस पीरियड के, इस फाइनेंशियल ईयर के जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे, उसके थ्रू इसका जो प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन कर दिया जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लिया जाएगा विद इंडेक्सेशन और इसका 20% टैक्स निकाल लिया जाएगा और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो टैक्स मिस्टर डी पे कर देंगे। अब ये जो कैपिटल गेन टैक्स निकल कर आता है ना, ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी हम सेव कर सकते हैं, 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। इसको बचाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आने वाली है कि कैपिटल गेन टैक्स को हम अलग अलग तरह से कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाली है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली जितनी वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ओके, तो अभी तक हमने वेरियस सिनेरियोज देख लिए कि अगर हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, 23 जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी परचेस कर रखी है तो कैसे कैलकुलेशन होगी, अगर ओल्ड प्रॉपर्टी है 2001 से पहले की परचेस कर रखी है तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है, गिफ्ट बिल और इनहेरिटेंस में मिली है तो कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब समझते हैं जो प्रैक्टिकल डाउट्स हमारे आते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की परचेज डेट क्या लेंगे, क्योंकि क्या होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते हैं जिसमें परचेज डेट और ट्रांसफर डेट जो होती है वो देखी जाती है। तो परचेज डेट क्या होती है, तो देखिए अगर आपको कोई रीसेल वाली प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, बिल्कुल रेडी प्रॉपर्टी थी वो आपको मिल गई, तो इस वाली केस में जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है वो आपकी परचेज डेट मानी जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपको बिल्डर से मिली है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उस वाले केस में क्या होता है काफी सारी डेट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि
जब हम उस प्रॉपर्टी की बुकिंग कराने जाते हैं तो पहले हम बुकिंग अमाउंट पे कर देते हैं, उसके बाद में जो बिल्डर होता है वो हमको अलॉटमेंट लेटर दे देता है। अलॉटमेंट लेटर में पेमेंट शेड्यूल लिखा होता है, तो हम उस पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करते रहते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जब वो जो कंस्ट्रक्शन है उसका कंप्लीट हो जाता है, जो कि कुछ महीने भी हो सकते हैं और हो सकता है काफी साल भी लग जाए, ठीक है, उसके बाद में जो बिल्डर है वो रजिस्ट्रेशन कराता है और उसके बाद में हमको पोजेशन मिलता है। तो इस वाले केस में काफी सारी जजमेंट्स हैं, रूलिंग है और सीबीडीटी के सर्कुलर है, वो कहते हैं जो अलॉटमेंट डेट होती है वो आपकी परचेज डेट मानी जाती है, क्योंकि अलॉटमेंट डेट के बाद में क्या होता है, जो बायर है वो पेमेंट करना स्टार्ट कर देता है और जो सेलर है, बिल्डर है, वो भी इस चीज से नहीं मुकर सकता कि अब मैं ये फ्लैट है वो आपको नहीं दूंगा। तो यहाँ पर बायर के पास सब्सटेंशियल राइट इधर आ जाता है। तो ये जो डेट होती है वो परचेज डेट मानी जाती है और यहाँ से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा आता है कि प्रॉपर्टी की सेल डेट क्या मानी जाती है, किस दिन हमारे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज होगी। तो देखिए जनरली जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है वो प्रॉपर्टी की सेलिंग डेट मान ली जाती है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। बट कुछ केसेस में क्या होता है ना कि बायर ने पैसे दे दिए, कुछ पैसे दे दिए और उसके बाद में आप क्या कर देते हो, उसको पोजेशन दे देते हैं, ठीक है, आपने पोजेशन दे दिया, रजिस्ट्री अभी नहीं हुई, रजिस्ट्री कुछ महीनों बाद होगी या कुछ सालों बाद होगी, बट आपने पोजेशन दे दिया है पहले उसको, तो पोजेशन वाली जो डेट होती है वो आपकी आ जाएगी सेलिंग डेट, ट्रांसफर डेट, पोजेशन वाली डेट मान ली जाएगी। तो रजिस्ट्री पहले हो गई है तो रजिस्ट्री की डेट, बट रजिस्ट्री नहीं हुई, आपने उसको पोजेशन दे दिया, तो जो पोजेशन डेट होती है वो आपकी ट्रांसफर डेट मानी जाती है। और जिस साल फिर आप पोजेशन दे देते हैं आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। जब भी आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी, तो आपको ध्यान रखना है 1% की रेट से आपको पहले टीडीएस डिडक्ट करना है सेलर का और उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। बायर को ये चीज ध्यान में रखकर चलनी होती है। अब होता क्या है कि अगर जब सेलर को पैसा रिसीव होगा प्रॉपर्टी सेल करने का जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होगी, तो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद रिसीव होगा। लेट्स सपोज कि आपने 60 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल की थी, तो इसका 1% का टीडीएस बायर ने काटा होगा और आपको नेट 59,40,000 रुपीज ही तो आपके अकाउंट में आए होंगे, ठीक है, 60,000 रुपए का आपका टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में। तो इस केस में जो आप प्रॉपर्टी के सेलिंग प्राइस है, जब आप कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो आप 60 लाख रुपए ही लोगे, आपके अकाउंट में टीडीएस डिडक्ट होगे, जितना पैसा आया है वो आपका सेल कंसिडरेशन नहीं होता, ग्रॉस अमाउंट हमेशा ली जाती है। इसके बाद में अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो ये एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है, जिसको रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को परचेज किया है, सेल किया है, तो सेलर तो क्या करेगा, कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा ही करेगा, और जो बायर है उसको भी अपनी जो इनकम है उसी अकॉर्डिंग दिखाकर चलनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, जिससे आपके जो इनकम है आपके एक्सपेंडिचर से जस्टिफाई हो। उसके बाद में अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो देखिए हमारे 4 आईटीआर फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है, आपकी कैपिटल गेन की इनकम हुई है, तो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर्म आपके लिए अवेलेबल नहीं होता, आप आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म ही अपना फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।